अगर आप फर्स्ट ईयर ITI के छात्र हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको मालूम है कि CBT परीक्षा में 75 सवालों में से 25 सवाल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के आते हैं। हम 3 वीडियो में संभावित एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के सवालों पर चर्चा करेंगे। हमेशा की तरह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस सेट का, इन क्वेश्चन बैंक का एक प्रैक्टिस टेस्ट का लिंक होगा। तो आज की वीडियो का पहला सवाल है, टू बी इन अ जॉब और वर्क इज़ फिल इन द ब्लैंक्स। नौकरी या काम में होना, अगर आप नौकरी कर रहे हैं या आपके पास कोई रोज़ी रोटी है, काम काज है, तो आप रोज़ी की रोटी खा रहे हैं, तो आप क्या हैं, उसमें होना क्या कहलाता है, ये पूछा जा रहा है। उसमें होना एम्प्लॉयमेंट कहलाया जाता है, रोज़गार कहलाया जाता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो कहा जाता है कि आप रोज़गार में हैं। A1 आंसर सही है। अगर आप नौकरी या काम में हैं तो कहेंगे कि आप रोज़गार में हैं। स्किल, नॉलेज और एप्टीट्यूड, अगर ये तीनों आपके पास हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारे गुण आपके पास हैं, तब आपको वो रोज़गार मिलेगा। तो नीचे के दिए हुए विकल्प आपको रोज़गार दिलवाएंगे। पर सवाल में पूछा जा रहा है कि अगर आप रोज़गार प्राप्त कर चुके हैं, यानी कि रोज़गार में हैं, तो इसको क्या कहेंगे? इसको एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। A1 आंसर सही है। अगला प्रश्न है, इन्फॉर्मेशन लाइक डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस फॉर्म अ पार्ट ऑफ वंस डैश इन द रेज्यूमे। आपकी जन्मतिथि, स्थायी पता जैसी जानकारी रेज्यूम के किस डैश का हिस्सा है, मतलब ये कौन से हिस्से में लिखी जाती हैं। आपकी जन्मतिथि और आपका स्थायी पता आपका व्यक्तिगत विवरण है। A2 पर आंसर लिखा है, ये आपकी पर्सनल डिटेल है। करियर ऑब्जेक्टिव नहीं है। करियर ऑब्जेक्टिव होता है कि आप 5 साल बाद, 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं। आप करियर में यानी कि जॉब में आ रहे हैं तो किस उद्देश्य से आ रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है। करिकुलम वीटे में या रेज्यूम में ये लिखना पड़ता है, ऊपर की एक लाइन अगर आप लिखें तो अच्छा होता है। पर जन्मतिथि और स्थायी पता ये आपका करियर ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये आपका पर्सनल डिटेल है। इसी तरह जन्मतिथि और स्थायी पता ना तो आपकी अचीवमेंट है और ना ही ये आपकी क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन होती है जो आपने ट्रेनिंग और पढ़ाइयाँ कर रखी हैं, उसको हम आपकी क्वालिफिकेशन कहते हैं। अचीवमेंट्स वो होती हैं जो आपने उपलब्धियाँ हासिल कर रखी हैं। आपकी जन्मतिथि क्या है या आपका स्थायी पता क्या है, ये आपकी उपलब्धियाँ नहीं हैं, ये आपके व्यक्तिगत विवरण हैं। इसके अलावा आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, नेशनैलिटी, आप शादीशुदा हैं या शादीशुदा नहीं हैं, इस तरह के जितने विवरण होते हैं ये आपके व्यक्तिगत विवरण कहलाते हैं, पर्सनल डिटेल। A2 आंसर सही है। अगला प्रश्न है, अ पर्सन विद अ ग्रोथ माइंडसेट इज़ ऑलवेज विलिंग टू। एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा किस चीज़ के लिए तैयार रहेगा? हमें नीचे के 4 विकल्पों में से ढूंढ के बताना है। रिलैक्स, आराम करने के लिए तैयार रहेगा। आप आराम करते रहेंगे, जैसे कि आप लोग करते भी हैं बहुत। आराम करना जरूरी है, लेकिन हमेशा आराम करने के लिए तैयार रहना विकास मानसिकता नहीं कही जा सकती। A2 पर लिखा है, ग्रो, चेंज, लर्न। बढ़ो, बदलो और सीखो। ये एक्चुअली उल्टा लिखा होना चाहिए था। सीखो, अपने आप को बदलो, जो सीखा है उससे अपने आप को बदलो, इम्प्रूव करो और आगे बढ़ो। ये 3 इस क्रम में लिखे होने चाहिए थे, पर यही आंसर सही है। एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा सीखने को तैयार होगा, अपने आप में बदलाव करने के लिए तैयार रहेगा और इस वजह से वो आगे ग्रो करेगा। A2 आंसर सही है। कीप क्वाइट, हाँ नहीं, अगर आप चुप रहेंगे, बात नहीं करेंगे, चर्चा में डिस्कशन नहीं करेंगे तो आप कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। A3 आंसर बिल्कुल गलत है। बिकम रिच, विकास मानसिकता वाला व्यक्ति आगे जाके पैसे कमा सकता है, रिच हो सकता है, लेकिन ये रिजल्ट है विकास मानसिकता का, ये उसके गुण नहीं है। सबसे अच्छा विकल्प इसमें A2 ही है। जो विकास मानसिकता वाला इंसान है वो सीखने को तैयार रहेगा, अपने आप को बदलने के लिए तैयार रहेगा और ग्रो करने के लिए तैयार रहेगा, अपने आप का विकास करने के लिए तैयार रहेगा। A2 आंसर सही है। अगला प्रश्न है, जॉब्स दैट हैव बिकम आउटडेटेड इन द पास्ट 5 ईयर्स फिल इन द ब्लैंक्स। नौकरियाँ जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई हैं। पुरानी मतलब अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो दिखती नहीं है, वो मार्केट में है नहीं है जॉब्स। उसमें पहले पे लिखा है STD बूथ, यही वो आंसर है। STD बूथ अब नहीं दिखते हैं। 5 साल तो इन्होंने बहुत कम कह दिए। 10 साल पहले कभी दिखाई देते थे कि STD बूथ हुआ करते थे, सड़क पे या दुकानें STD बूथ के नाम से खुली होती थी। अगर आपके घर में फ़ोन नहीं है और आपको अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करना है तो हम STD बूथ पर जाके एक कॉल का पैसा देके उनसे 2 मिनट की एक कॉल पे बात किया करते थे अपने रिश्तेदारों से। तो अब सबके पास मोबाइल आने के बाद STD बूथ बंद हो गए हैं, अब कहीं दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि सबके पास तो मोबाइल फ़ोन जेब में है। तो हमें अगर बात करनी होती है, हम अपने व्यक्तिगत मोबाइल फ़ोन से बात कर लेते हैं। A1 आंसर सही है। ओला और उबर ये टैक्सी की सर्विसेज हैं जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, यानी कि बड़े सिटीज़ में, आप दिल्ली जाएं, बेंगलोर जाएं, बॉम्बे जाएं, चेन्नई, कलकत्ता, वहाँ पर ओला और उबर नाम की टैक्सीज होती हैं। आप ऑनलाइन उनको बुक करेंगे तो आप जहाँ पर भी हैं वो वहीं से आपको पिक करके आपके गंतव्य तक आपको छोड़ सकती हैं। तो ये आजकल बहुत चल रहा है। स्विगी तो आप सब जानते ही हैं। आप ऑनलाइन अगर कोई खाने की चीज़ ऑर्डर करते हैं तो स्विगी और जोमेटो नाम के 2 ऑनलाइन ऐप हैं जिनके माध्यम से आप घर बैठे
दुकानों से, रेस्टोरेंट से खाने की चीज़ें मंगवा सकते हैं। तो नीचे के तीनों विकल्प तो आज भी बहुत प्रचलित जॉब्स हैं, लेकिन एसटीडी पीसीओ बूथ, उनको एसटीडी और पीसीओ कहते हैं, पब्लिक कॉलिंग ऑफिस कहते थे उनको, तो वो बूथ या वो दुकानें अब नहीं हैं। A1 आंसर सही है। एथिक मीन्स, नैतिकता का मतलब क्या है? A1 पर लिखा है डिसाइड व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग फॉर ह्यूमन कंडक्ट। ये तय करे कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत है, इसी को एथिक्स कहते हैं। A1 आंसर सही है। बाकी आंसर देख लेते हैं। नेम ऑफ अ सिटी, ये किसी शहर का नाम नहीं है दोस्तों। एथिक्स होता है नैतिकता। नैतिकता मतलब एक इंसान के लिए क्या सही क्या गलत। ये तो हुई सामाजिक क्षेत्र की बात, लेकिन व्यावसायिक क्षेत्र में उसको हम वर्क एथिक्स कहते हैं, कार्य नैतिकता। और जब आप ऑफिस में हैं तो क्या आचरण को सही और क्या आचरण को गलत मानेंगे, वो एथिक्स कहलाती है। जैसे आप जब ऑफिस में हैं तो ऑफिस में बैठ के अपने घर के काम करना, व्यक्तिगत काम करना, ये नैतिकता नहीं है, वर्क एथिक्स नहीं है। ऑफिस के फ़ोन को अपने पर्सनल फ़ोन के लिए इस्तेमाल करना, अपने रिश्तेदारों से ऑफिस में बैठ के लंबी लंबी बातें करना, ये सब एथिक्स नहीं होती हैं, ये अच्छा आचरण नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। यस, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, वर्क एथिक्स जब हम कहते हैं तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ही मानी जाती है। वो जिनके एथिक्स अच्छे होते हैं, आचरण अच्छे होते हैं, उनको जॉब पाना और जॉब में रहना कंपैरेटिवली आसान होता है उनके मुकाबले जिनकी एथिक्स अच्छे नहीं है, आचरण अच्छे नहीं है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ये नहीं होती, ये कहना थोड़ा गलत होगा, पर सबसे सही आंसर वही है। हमसे मतलब पूछा जा रहा था, उसकी डेफिनेशन पूछी जा रही थी, वो A1 पे ही लिखी है। A4 है नॉट रेलिवेंट टू सोसाइटी, समाज से संबंधित नहीं है। समाज में किस आचरण को अच्छा कहेंगे और किस आचरण को बुरा कहेंगे, उसी को तो एथिक्स कहते हैं। ये भी आंसर गलत है। सही आंसर एथिक्स की डेफिनेशन A1 पर ही लिखी है। ये तय करता है कि सही आचरण किसको कहेंगे और गलत आचरण किसको कहेंगे। A1 आंसर सही है। अगला प्रश्न है वैल्यूज़। आर, मान नहीं कहते इसको, जो पूछा जा रहा है वो मूल्य होता है। ये भी मूल्य मतलब किसी वस्तु का मूल्य नहीं बात हो रही है। मूल्य का मतलब है आप किन चीज़ों को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं और किन बातों को कम प्राथमिकता देते हैं, उस भाव से मूल्य का मतलब निकलता है। पहला ऑप्शन है नॉट पंक्चुअल, समय निष्ठ ना होना, ये मूल्य नहीं है, मतलब इसका मूल्य से कोई मतलब नहीं है। टाइम मैनेजमेंट से इसका मतलब है, पंक्चुअलिटी से इसका मतलब है। तो A1 आंसर तो सही नहीं लग रहा। मोटिवेट्स आवर एटीट्यूड एंड एक्शन, हमारे दृष्टिकोण और कार्यवाही को प्रेरित करता है। यस, यही आंसर सही है। मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। दो इंसान हैं, सड़क पर जा रहे हैं। एक इंसान ऐसा जो इंसानों को और जानवरों को अलग ट्रीट करता है, और दूसरा इंसान ऐसा है जो जानवर को भी एक जीव के तौर पर देखता है और ये मानता है कि जानवरों को भी अच्छा और बुरा लग सकता है। ये सिर्फ समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो अगर कोई छोटा सा पिल्ला है और वो सड़क के किनारे भूख से या ठंड से करा रहा है, तो एक आदमी उसको देख के आगे निकल जाएगा और दूसरा आदमी रुक कर उसकी मदद करने की कोशिश कर सकता है। दोनों के वैल्यूज़ में फ़र्क है। मैं यहाँ ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि वैल्यूज़ अच्छी और बुरी होती हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ अलग अलग इंसानों की वैल्यूज़ अलग अलग होती हैं और अपने मूल्यों के आधार पर ही वो कोई दृष्टिकोण रखता है। आंसर A2 सही है। वेरी कॉस्टली इसका आंसर नहीं है, वो तो वस्तु की मूल्य होती है। अगर किसी वस्तु की मूल्य की बात करी जाए तब हम कह सकते हैं कि कॉस्टली है या कम कॉस्टली है। ऑल हैव सेम वैल्यूज़, सबके पास समान मूल्य होते हैं ऐसा नहीं है, हर एक के मूल्य अलग अलग होते हैं और अपने मूल्य के अनुसार ही उनका दृष्टिकोण बनता है और किसी कार्य को करने के लिए वो प्रेरित होते हैं। A2 आंसर सही है। सातवां प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स इज अ ब्रीफ स्टेटमेंट अबाउट पर्पस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रिक्त स्थान संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण है, उसको हम कहते हैं संविधान की प्रस्तावना। इंग्लिश में उसको प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। A3 पर लिखा हुआ है ये प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि वो सिद्धांत, वो प्रिंसिपल्स जिनके आधार पर इस संविधान का निर्माण किया गया है और ये तय किया गया है कि हमारे देश में कैसे व्यवस्थाएं चलेंगी, उसको एक प्रियम्बल में लिखा गया है जिसमें लिखा है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, हमारा ये देश इस तरह की व्यवस्थाओं पे चलेगा और प्रत्येक नागरिक को जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी के सिद्धांतों की नज़र से देखा जाएगा। इसको सिलेबस, मॉड्यूल या यूनिट नहीं कहते, बाकी विकल्प गलत हैं। A3 पर आंसर सही लिखा है। प्रश्न 8 है आइडेंटिफाई द इम्प्रॉपर टर्म, अनुचित पद को पहचानिए। पहला जो टर्म लिखा है ग्रीन पॉल्यूशन, ग्रीन से हम मानते हैं जो पॉल्यूशन को ख़त्म करता हो, स्वच्छता से हम ग्रीन को मानते हैं। वाइट शुद्ध है, ग्रीन स्वच्छ है। पॉल्यूशन उसके विपरीत वाला वर्ड है प्रदूषण, तो हरित प्रदूषण एक साथ ये शब्द नहीं मिलके बन सकते। वाटर पॉल्यूशन हो सकता है जब हमारा जल प्रदूषित हो जाता है, एयर पॉल्यूशन हो सकता है जब हमारा वायुमंडल प्रदूषित हो जाता है, साउंड पॉल्यूशन कहते हैं जब ध्वनि के कारण हमारा वातावरण प्रदूषित होता है।
अगला प्रश्न है NAPS स्टैंड्स फॉर। ITI उत्तीर्ण छात्रों के लिए एक सरकारी स्कीम है जिसको NAPS कहते हैं, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। A1 पर जो आंसर लिखा है वो सही है। इसके तहत आप 1 साल की अप्रेंटिस करते हैं उद्योगों में अपने अपनी ट्रेड के अनुसार, और आप अर्धकुशल से कुशल कारीगर बनते हैं। 1 साल की अप्रेंटिसशिप स्कीम सभी छात्रों के लिए अवेलेबल है। अगर आपको जॉब मिल जाती है बहुत अच्छा, वरना आप अपना समय व्यर्थ ना करते हुए 1 साल की अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। वो आपके जॉब एक्सपीरियंस में काउंट की जाती है। बाकी सारे आंसर गलत हैं। A1 पर जो आंसर लिखा है वो सही है। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान इज मेजर चेंजेस टेक्स प्लेस इन मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं किसके कारण? ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण। हम पेड़ लगाते हैं, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, मतलब कोई निर्माण नहीं कर रहे, उत्पादन नहीं कर रहे। पहला आंसर गलत है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होना चाहिए, इंडस्ट्री रेवोल्यूशन नहीं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी कि उद्योग क्रांति। उद्योग क्रांति की वजह से हमारे मैन्युफैक्चरिंग में, उत्पादन में, निर्माण क्षेत्र में एक प्रमुख परिवर्तन होते हैं। नई टेक्नोलॉजी, क्रांति का मतलब आप क्या समझते हैं? तलवारें लेके थोड़े निकल जाएंगे। क्रांति होती है नई टेक्नोलॉजी, नई ट्रेनिंग, नए लोग, नए विचार, हम काम को जल्दी और बेहतर कैसे बनाएं, ये सब बातें जब एक साथ काम करती हैं उसको हम कहते हैं क्रांति आ गई है। तो इंडस्ट्रियल क्रांति यानी कि औद्योगिक क्रांति से हमारे मैन्युफैक्चरिंग में बहुत प्रमुख परिवर्तन होते हैं। A2 आंसर सही है। वाटर रेवोल्यूशन से हम पानी का संरक्षण करते हैं, और फूड रेवोल्यूशन से हम खाद्य पदार्थों का संरक्षण करते हैं, मतलब उसको व्यय होने से रोकते हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर कोई प्रमुख चेंज आएंगे, उसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अगला प्रश्न है फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन। पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? देखिए, औद्योगिक क्रांति क्या है? जब हम चीज़ों को घर में पहले बना रहे थे, हाथ से बना रहे थे, फिर नई टेक्नोलॉजी आई तो इंडस्ट्रीज़ लगी होंगी, और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगी होंगी, कारखाने लग रहे होंगे। तो ये बहुत पहले से शुरू हो चुका है। 18वीं शताब्दी, मतलब जो 1700 से शुरू होकर और 1799 तक के जो वर्ष हैं उनको हम 18वीं शताब्दी कह रहे हैं। 1700 में तो यहाँ पर विदेशी लोग आ गए थे, मतलब ब्रिटिश राज आ रहे, तो वो किस पे बैठ के आ रहे थे? जहाज़ों पे बैठ के आ रहे थे, तोप लेकर आ रहे थे, बंदूकें लेकर आ रहे थे। तो ये सब कहाँ बन रहा था? इंडस्ट्रीज़ में ही तो बन रहा था। इस तरह से आप याद रखना कि 18वीं सदी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था। हार्ड स्किल, कठिन कौशल नहीं कहते इसको, हाथों के द्वारा जो आप कार्य करते हैं, मतलब जो आप कार्य करके दिखा देते हैं, उसको हम हार्ड स्किल्स कहते हैं। जो आपकी ट्रेड के प्रैक्टिकल्स होते हैं ना, वो आपके हार्ड स्किल्स हैं। थ्योरी जो भी आप ट्रेड में ट्रेनिंग ले रहे हैं वो हार्ड स्किल्स हैं, और जितने भी व्यवहारिक मानसिक स्तर पर जो आपके कौशल हैं वो आपके सॉफ्ट स्किल्स कहलाते हैं। तो हमें ये बताना है नीचे दिए हुए विकल्पों में हार्ड स्किल्स कौन सा माना जाएगा। A3 पर लिखा है 60 वर्ड्स पर मिनट, यानी कि 60 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड। अगर आप 1 मिनट में 60 वर्ड लिख रहे हैं तो ये आपका हार्ड कौशल है। उंगलियों से आप वो काम करके दिखा रहे हैं, आपने वो वर्ड्स टाइप कर दिए। क्विक लर्नर, ये एक मानसिक आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं, क्षमताएं हैं। मानसिक क्षमताएं हो सकती हैं किसी की कि बहुत जल्दी सीख जाए, कुछ लोगों को देर लगती है किसी चीज़ को सीखने में। तो ये मानसिक है, ये सॉफ्ट स्किल्स हैं, हार्ड स्किल नहीं है। टाइम मैनेजमेंट और स्पोकन इंग्लिश जो कम्युनिकेशन में आते हैं, ये सब भी सॉफ्ट स्किल्स हैं। हार्ड स्किल्स दिए हुए विकल्पों में एक ही है, वो है 60 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड। A3 आंसर सही है। अगला प्रश्न है टू ग्रो योर सेल्फ यू मस्ट। अपने आप को विकसित करने के लिए आपको क्या चाहिए? नो योर ऑफिस, अपने कार्यालय को जाने। नो योर सेल्फ, खुद को जाने। नो योर इंस्टीट्यूट, अपने संस्थान को जाने। नो योर कंट्री, अपने देश को जाने। अगर आप खुद को जान जाते हो, असल में आपका व्यक्तिगत विकास तभी शुरू होता है, क्योंकि जब आप खुद को जानोगे तो पता चलेगा कि आपकी कमजोरियां क्या हैं, ये भी पता चलेगा कि आप किन किन क्षेत्रों में मजबूत हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। तो अपनी स्ट्रेंथ्स को बढ़ाते रहना और अपनी कमजोरियों को घटाते रहना, इसी को तो ग्रो कहते हैं। यही तो सूचक है ग्रो होने का, डेवलपमेंट का। तो A2 आंसर सही है। अगर खुद को पहचानेंगे तो खुद को ग्रो भी करेंगे, विकसित भी करेंगे। अगला प्रश्न है टाइम मैनेजमेंट रिक्त स्थान, समय प्रबंधन रिक्त स्थान। टाइम मैनेजमेंट, कंप्लीट योर टास्क ऑन टाइम। टाइम मैनेजमेंट से आप अपना काम समय पर पूरा कर देते हैं। A1 आंसर सही लग रहा है। A2 पर लिखा है मैनेजिंग टाइम, टाइम मैनेजमेंट इज मैनेजिंग टाइम। ये भी आंसर सही है, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स में ये सेंटेंस पूरा नहीं बन रहा है, मतलब सेंटेंस का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। टाइम मैनेजमेंट मैनेजिंग टाइम, कोई सेंटेंस नहीं बनाइए। पर पहले विकल्प पे जो दे रखा है टाइम मैनेजमेंट कंप्लीट योर टास्क ऑन टाइम, एक सेंटेंस बन रहा है जिसका कोई अर्थ निकल रहा है। A1 आंसर सही लग रहा है। टाइम मैनेजमेंट हार्ड स्किल से कोई संबंध नहीं है इसका। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी
संबंध तो हैं, टाइम मैनेजमेंट से प्रॉब्लम सॉल्विंग के संबंध हैं, हार्ड स्किल्स के संबंध हैं, लेकिन ये लाइन पूरी नहीं बन रही है, कोई अर्थ नहीं बन रहा है इस वाक्य का। A1 पर ही जो लिखा है वो सबसे सही है इन दिए हुए विकल्पों में। हालांकि A2 बहुत नज़दीक है सही विकल्प होने के, पर कोई सेंसिबल सेंटेंस नहीं बन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेज्यूम शुड बी, एक रेज्यूम क्या होना चाहिए? रेज्यूम एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है समरी। समरी मतलब संक्षिप्त में कोई चीज़ लिखना। तो आप अपने व्यक्तिगत विवरण भी संक्षिप्त में लिखें। ऐसे थोड़ी लिखा जाता है रेज्यूम में कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का निवासी हूँ। संक्षिप्त में लिखा जाता है, नाम लिखो उसके आगे अपना नाम लिख दो, पता लिखो उसके आगे अपना पता लिख दो। वाक्यों में नहीं लिखना होता, शॉर्ट लिखना होता है और प्रिसाइज लिखना होता है, मतलब छोटा और सटीक। तो A1 आंसर सही है। अगला प्रश्न है, अ रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू बी कैरिड आउट इन अ जॉब इज़ कॉल्ड, किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण रिक्त स्थान कहा जाता है, उसको कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। CV कहते हैं करिकुलम वीटे को, जो बायोडेटा या रेज्यूम ही होता है। A3 पर जो लिखा है रेज्यूम, वो भी CV को ही कहते हैं। देखिए, CV और रेज्यूम आपका विवरण है, जॉब का विवरण नहीं है। वो तो आप अपने बारे में बता रहे हैं। जॉब के बारे में तो जिस कंपनी में आपकी नियुक्ति हुई है वो कंपनी आपको बताएगी कि आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, तो वो थोड़ी CV कहलाता है। CV तो वो होता है जो आप लिखकर कंपनी को बताते हैं कि आप कौन हैं, वो भी संक्षिप्त में। तो A1 और A3 आंसर गलत है। जॉब एप्लीकेशन भी जब रेज्यूमे के साथ एक कवर लेटर लगाओगे, अपनी पूरी मार्कशीट वगैरह सब लगा के जब भेजते हैं, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को मिलाकर जॉब एप्लीकेशन कहा जाता है। तो A4 आंसर भी गलत है। जो सही आंसर है वो है जॉब डिस्क्रिप्शन। किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्य और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण क्या कहलाता है, उसको कहते हैं जॉब विवरण। A2 सही है। अगला प्रश्न है, आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या है? पहला ऑप्शन है सेंड एप्लीकेशन लेटर, आवेदन पत्र भेजें। आवेदन पत्र भेजा होगा तब तो आपको साक्षात्कार का कॉल आया है। हमें तो पूछा जा रहा है साक्षात्कार का कॉल आ चुका है, अब अगला स्टेप क्या होगा? A1 आंसर तो गलत है। A2 पर लिखा है प्रिपेयर द रेज्यूम, रेज्यूम तैयार करें। रेज्यूम तैयार करा होगा, एप्लीकेशन लेटर साथ लगाया होगा, भेजा होगा, तभी तो इंटरव्यू कॉल आया है। हमसे तो इंटरव्यू कॉल आने के बाद की बात पूछ रहे हैं। A2 आंसर भी गलत है। अपीयर एट इंटरव्यू, हाँ इंटरव्यू कॉल आएगा तो आप जाओगे और साक्षात्कार दोगे। A3 पर आंसर सही है। फिर भी A4 पढ़ लेते हैं, सेंड रेज्यूम, अरे भाई रेज्यूम भेजा होगा तभी तो कोई बुलाएगा आपको, तो A4 आंसर भी गलत है। A3 आंसर सही है। साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम वैसे जाके इंटरव्यू देना नहीं होता, इंटरव्यू देने से पहले उस कंपनी के लिए थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ती है, मानसिक तैयारी। प्रिपेयर करो कि इंटरव्यू में मेरे से ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, तो किन शब्दों का इस्तेमाल करके कैसे मैं इन चीज़ों का उत्तर दूंगा। पर वो विकल्प इसमें नहीं लिखा है। A3 आंसर सबसे सही है इन दिए हुए विकल्पों में। अगला प्रश्न है, चूज सुटेबल WH वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। WH वर्ड होते हैं वाई, व्हेन, व्हाट, वेयर, ये सब WH वर्ड्स कहलाते हैं। क्वेश्चंस जब हम पूछते हैं तो इनको वर्ड्स को इस्तेमाल किया जाता है। तो WH वर्ड हमें ढूंढना है दिए हुए सेंटेंस के लिए। सेंटेंस है, रिक्त स्थान एनिमल डू यू लाइक, और आंसर भी दे रखा है विच, वाई, वेयर, व्हेन। विच एनिमल डू यू लाइक सही तो लग रहा है, कौन सा जानवर आपको पसंद है। अब आपको लगेगा कि वाई एनिमल डू यू लाइक, ये भी तो सही है, जानवर तुम्हें क्यों पसंद है। इंग्लिश में ये ऐसे नहीं लिखा जाता। इंग्लिश में ये लिखा जाता है वाई डू यू लाइक एनिमल, तुम्हें जानवर क्यों पसंद है। वो सेंटेंस होगा वाई डू यू लाइक एनिमल, एनिमल सबसे आखिर में आएगा। अगर रिक्त स्थान के बाद एनिमल पहले लिखा है तो विच ही आएगा, विच एनिमल डू यू लाइक। बाकी नीचे के तीनों आंसर गलत हैं, वाई, वेयर और व्हेन। ये तब तो सेंटेंस बन सकता है अगर लिखा जाए वेयर डू यू लाइक एनिमल, तुम्हें जानवर कहाँ पसंद है, चिड़िया घर में पसंद है या पेड़ के ऊपर पसंद है, जो भी आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क आफ्टर द वर्ड रोहन इन द गिवन सेंटेंस। रोहन, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। दिए गए वाक्य में शब्द रोहन के बाद सही विराम चिन्ह चुने। रोहन, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। 3 बालक हैं, रोहन, डेविड और राम, और ये छुपन छुपाई यानी कि हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। तो 3 के बीच में, आखिरी 2 के बीच में तो एंड लगाया हुआ है, पहले 2 के बीच में निम्न में से कौन सा लगेगा? सबको पता है हमें, कॉमा लगेगा। रोहन, कॉमा, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। A1 आंसर सही है। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर द गिवन क्वेश्चन। हाउ हैव यू बीन, दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर चुनें। हाउ हैव यू बीन इसका मतलब होता है आप कैसे हैं। अगर कोई आपसे पूछे आप कैसे हैं तो उसका उत्तर आप क्या देंगे? वेरी वेल एंड यू, मैं अच्छा हूँ और आप कैसे हैं, यही वो उत्तर हुआ। A1 आंसर सही है। थैंक यू,
अरे उसने पूछा है, बता तो दो, धन्यवाद तो कर दिया, ये तो बता दो कि मैं अच्छा हूँ या नहीं हूँ। अच्छा ही हूँ यही कहा जाता है। तो ये वाला आंसर तो ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, थैंक यू एंड यू। हाँ, ज़्यादा अच्छा तब लगता अगर ये लिखा होता थैंक यू फॉर आस्किंग, आपने मेरे से ये पूछा, मैं कहता हूँ उसके लिए धन्यवाद, मैं अच्छा हूँ, वेरी वेल, आई एम गुड, और आप कैसे हैं। तो इस तरीके से ही हम जवाब देते हैं। दिए हुए विकल्प में A1 अभी तक मुझे आंसर सही लग रहा है। सेम टू यू, आप जैसा ही हूँ ऐसे नहीं कहा जाता, A2 आंसर भी गलत है। ऑन वेकेशन एंड यू, मैं छुट्टियों पर था और आप कैसे हैं, मतलब और आप कहाँ थे। हाउ हैव यू बीन, इसका मतलब ये नहीं होता है आप कहाँ थे, इसका मतलब होता है आप कैसे हैं। तो A4 आंसर भी गलत हो जाता है। ऑन वे, मैं छुट्टियों पे था और आप कहाँ थे, ऐसा नहीं पूछते, ये सही नहीं है। A1 आंसर सही है। कोई आपसे पूछे हाउ हैव यू बीन तो आप कहें वेरी वेल एंड यू। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन। दिए गए प्रश्न का सही प्रतिक्रिया चुने। व्हेन डिड दिस एक्सीडेंट हैपन, अगर सवाल ये है कि ये एक्सीडेंट कब हुआ था, व्हेन मतलब कब हुआ था, तो हमें टाइम बताना होता है, समय बताना होता है जिस समय ये एक्सीडेंट हुआ था। आंसर A3 एट 10:30 लास्ट नाइट, पिछली रात 10:30 बजे ये एक्सीडेंट हुआ था। और किसी विकल्प में जगह के बारे में या हालातों के बारे में तो बता रखा है, लेकिन किस समय हुआ, व्हेन, इसका उत्तर नहीं दे रखा। A3 आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट टेंस ऑफ वर्ब, क्रिया का सही काल चुने। हमें एक रिक्त स्थान में सही शब्द नीचे दिए हुए 4 विकल्पों से ढूंढ के निकालना है। सेंटेंस है आई डैश म्यूजिक व्हेन आई वॉज चाइल्ड। अब रिक्त स्थान में क्या आएगा, लर्न, एम लर्निंग, विल लर्न या हैड लर्नड, इनमें से हमें चुनना है। अब जरा सेंटेंस को दोबारा गौर से देखो, उसमें लिखा है व्हेन आई वॉज चाइल्ड, वॉज मतलब भूतकाल की बात हो रही है ना, हमें ऐसा ही इन विकल्पों में से चुनना है जो भूतकाल को दर्शा रहा हो। लर्न A1 पर जो लिखा है वो वर्तमान काल को दर्शा रहा है। एम लर्निंग, आई एम लर्निंग, ये भी वर्तमान काल को ही दर्शा रहा है। विल लर्न, ये भविष्य काल को दर्शा रहा है कि मैं सीखूंगा। सवाल में हमें बताया गया है व्हेन आई वॉज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, तो भूतकाल की बात हो रही है। एक ही आंसर सही है, वो है हैड लर्नड, क्योंकि इसमें हैड लगा हुआ है। हैव या हैज़ लगा होता, विल हैव या शैल हैव लगा होता या शैल हैज़ लगा होता, तो वो भी भविष्य काल या वर्तमान काल की बात हो जाती। हैड लगा हुआ है, यही तो दर्शा रहा है कि घटना भूतकाल की है, हैड लगा हुआ है। ऊपर के तीनों आंसर गलत हैं, A4 आंसर सही है। अगला प्रश्न है करिकुलम वीटे इज ऑल्सो नोन एज, करिकुलम वीटे को और क्या कहा जाता है, उसको रेज्यूम कहा जाता है। A2 पर आंसर सही है। सर्कुलर उसको नहीं कहते, जॉब एप्लीकेशन फॉर्म भी नहीं कहते, लीव एप्लीकेशन भी नहीं कहते, A2 सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है फिल इन द ब्लैंक्स विद कंपैरेटिव एडजेक्टिव। तुलनात्मक विश्लेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। कहाँ भरना है, वो सेंटेंस ये है योर पेंसिल इज़ डैश देन माइन, तुम्हारी पेंसिल मेरे से ज़्यादा कुछ है। जब हम कहते हैं ज़्यादा शार्प है तो उसको इंग्लिश में शार्पर कहते हैं। तो शार्प गलत है, ब्लंट गलत है, थिक गलत है। हैं तो ये तीनों विश्लेषण, लेकिन तुलनात्मक विश्लेषण नहीं है। दो वस्तुओं के बीच में तुलना नहीं कर पा रहे हैं, ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं या कम ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं। तो शार्पर अकेला आंसर सही हुआ। सेंटेंस बनेगा योर पेंसिल इज़ शार्पर देन माइन, A2 आंसर सही है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फ्यूचर टेंस ऑफ वर्ब। क्रिया के सही भविष्य काल के साथ रिक्त स्थान भरें। भविष्य काल के साथ, भविष्य काल के लिए जब भी हम क्रिया को लिखते हैं तो विल और शैल के साथ लिखते हैं। A4 आंसर सही है। वेंट भूतकाल की बात है, आर गोइंग, वी आर गोइंग वर्तमान काल की बात है, और A3 पर जो लिखा है हैड गॉन, ये भी भूतकाल की बात है क्योंकि हैड लिखा हुआ है। हमें भविष्य काल की बात बतानी है क्योंकि प्रश्न में हमसे करेक्ट फ्यूचर टेंस ऑफ वर्ब लिखा है, तो हमें फ्यूचर को दर्शाने वाले वर्ब को लिखना है। यहाँ पर वो A4 पर लिखा है विल गो। आपका सेंटेंस बनेगा वी विल गो टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। नाश्ता करने के बाद हम चिड़ियाघर जाएंगे। जाएंगे मतलब उसके बाद, भविष्य में कभी जाएंगे। A4 आंसर सही है। तो आई होप आपको ये सारे सवाल समझ में आए होंगे। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, कोई आपका सवाल है, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उनका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। CBT एग्ज़ाम्स की अच्छे से तैयारी करना, आप सभी के एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे हों, ऐसी मेरी शुभकामनाएं।